ऋषु कुमार, जय हिंद बेटा जी, कैसे हो? यश, कैसे हो बेटा जी? दीप, कैसे हो मेरे भाई? शिवा सिंह, कैसे हो? सुमन बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? विवेक सिंह, जय हिंद बेटा जी, कैसे हो? अवधेश, कैसे हो मेरे भाई? जय हिंद। रचना सिंह, जय हिंद बेटा, कैसे हो आप? सभी प्यारे दोस्त लाइव आ जाए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज आपका टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वो शायद गलत लिख दिया है। आज आपकी परसेंटेज की तीसरी और लास्ट क्लास है, तो आप प्रॉफिट लॉस मत समझिएगा। प्रॉफिट लॉस को जो है हम कल शुरू करेंगे। कल शायद सैटरडे है, तो कल उसको शुरू करेंगे। आज आपका टॉपिक जो है वो परसेंटेज ही रहेगा। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? यहाँ से हमारा अगला टाइप शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक ही संख्या के मुकाबले हमें दो संख्याएं दी हुई है। फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, और ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। पहली और दूसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, तो यहाँ से पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 20% ज़्यादा, यानी कि 120 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 40% अधिक, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 140। पहले तीसरी के मुकाबले पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 140। हमसे क्या पूछा है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, रेशो हमसे पूछा है 120 और 140 का। भाई, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, दो से काटेंगे 6 पर गया, दो से काटते हैं 7 पर गया, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 6:7। 6:7 हमारा आंसर बनेगा। नरेंद्र बहेरा, जय हिंद बेटा जी। प्रांशुपाल, हैप्पी होली। नीरज यादव, ठीक है। प्रमोद सोलंकी, सर रिकॉर्ड क्लास डाल दी क्या? नहीं बेटा जी, रिकॉर्ड नहीं, लाइव क्लास है आपकी। मिथिलेश यादव, ए आंसर ठीक है। इकरा खां, आपका भी आंसर ठीक है। अरुण सिसोदिया, नितेश कुमार, अर्जुन शर्मा, हेमंत महतो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का। दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% और 30% है। यहाँ पहली लाइन को देखना, क्या बोला है? दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 20% और 30% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? हिंदी में का से पहले क्या लिखा है? दूसरी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30% ऑफ ए थर्ड नंबर. What percent is the first number of the second number? भाई, इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? सेकंड नंबर लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। इसके बारे में पूछा है, पहली संख्या के बारे में पूछा है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, और अब तीसरी संख्या, थर्ड नंबर। भाई, तीसरी संख्या अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? केवल 20 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? केवल 30 हो जाएगी।
इस बार ना तो हमें ये कहा है कि वो संख्या ज्यादा है, ना ही ये कहा है वो संख्या कम है। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? दूसरी और तीसरी संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, अधिक। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या की केवल 20% और 30% है, ओनली 20% और 30%। अब आगे सोल्व करते हैं। पहली संख्या कितनी है? 20। दूसरी संख्या कितनी है? 30। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते। 0 से 0 कट गया, कितना बना? 200/3। तो 200 को 3 से भाग करते, 3 गुणा में 6 18। कितना बचा? 2। ऊपर से आया 0, फिर 6 पर जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। शेषफल क्या बनेगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो लिखा कैसे जाएगा? भागफल सही, शेषफल डिवाइडेड बाय भाजक। 66 सही, 2/3%, या फिर 66.66%। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऋषु कुमार, श्रीकांत, इकरा खां, रितेश यादव, रोशन हुसैन, पंकज बिल्कुल सही आंसर है। अर्जुन शर्मा बिल्कुल सही। मिथिलेश यादव बिल्कुल सही। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तीसरा क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% and 20% लेस देन दी थर्ड नंबर। What percent is the first number of the second number? भाई इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? दूसरी संख्या, सेकंड नंबर लिखा हुआ है। हिंदी में का से पहले क्या लिखा हुआ है? दूसरी संख्या लिखा हुआ है। मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या, सेकंड नंबर। इसके बारे में पूछा है, पहली संख्या के बारे में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तीसरी संख्या को मैं यहाँ पर 100 मान लेता हूँ। तो पहली संख्या 25% कम है। 100 से 25% कम यानी कितनी हो जाएगी? 75। दूसरी संख्या 20% कम यानी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? फर्स्ट नंबर 75, दूसरी संख्या 80, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, गुणा में 100। सोल्व करते हैं भाई। 5 से गया कितने पर? 15 पर। 5 से गया कितने पर? 16 पर गया। 4 से काटता हूँ, 4 पर गया। 4 से काटा 25 को, 100 को 25 पर गया। 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 375। 375 को किससे भाग करना है? 4 से। 4 गुणा में 9 कितना हो जाता है भाई? 36। कितना बचा? 1। ऊपर से आया 5। 4 गुणा 3 कितना होता है? 12। शेषफल क्या बना हमारा? 3। यानी 93 सही, 3/4%। ऑप्शन डी हमारा आंसर। 93 सही, 3/4, 93:3 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी मेरे भाई, ये 80 बनेगा। 80, 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% घटा दिया जाता है, भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या होगा? यहाँ से हमारे फ्रैक्शन के ऊपर, भिन्न के ऊपर कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन शुरू हो जाते। ठीक है, भिन्न के ऊपर कैलकुलेशन बेस, परसेंटेज बेस क्वेश्चन। The numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 20%. The value of the fraction becomes
4/5 फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन। मूल भिन्न बताइए क्या होगा। भाई अगर मैं मूल भिन्न ओरिजिनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अंश बाय हर मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, न्यूमरेटर यानी अंश को 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया यानी वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। डिनोमिनेटर हर को 20% कम कर दिया, 20% कम यानी वो केवल 80% रह जाएगा। अब जो मुझे भिन्न मिला है वो किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। मुझे मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व करते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से गया 3 पर, 4 से कितने पर गया, 2 पर। 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। 3 किससे गुणा हो जाएगा, 5 से। तो n/d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15। ऑप्शन बी हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कमेंट करके बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया सभी को। ठीक है, क्या एग्जाम में रफ पेज देते हैं। हाँ बेटा जी, बिल्कुल आपको रफ पेज मिलेगा। देव ठाकुर सर, मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, क्या करें। बेटा कोई भी क्लास मिस मत करना, ठीक है। और एक चीज़ नोट करना आप, देखो आप सभी में जितना मैंने ध्यान किया, पता किया, आप कहीं ना कहीं एसएससी जीडी से ज़रूर जुड़े हुए हो, एसएससी जीडी से। तो एसएससी जीडी में कौन पढ़ाते हैं आपके यहाँ पे, दीपक भाटी सर। और दीपक भाटी सर जो क्लास में आपको करवा रहे हैं और जो मैं कंटेंट आपको क्लास में करा रहा हूँ, आप थोड़ा सा अगर मैच करके देखोगे, कंपेयर करके देखोगे, तो मैं लगभग वैसे क्वेश्चन और उस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके एसएससी जीडी में आ सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल के, ठीक है। कुछ एक टाइप है जो आपके एसएससी जीडी में तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन आर्मी में वैसे क्वेश्चन या उस लेवल तक कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे, आप लगभग उस बैच का 70 to 80% क्लियर कर लोगे। अगर किसी को कुछ देखना है तो एक बार वो कंपेयर करके देख सकता है, जिसने भी डेमो क्लासेस ली है या फिर जिसने भी एसएससी जीडी का पहले बैच लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूँ कि आर्मी का एग्ज़ाम तो आप बहुत ही तसल्ली से दे पाओगे। इसके अलावा एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ, कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ, नेवी एमआर का एग्ज़ाम हुआ, इन एग्ज़ाम के बेसिक लेवल की तैयारी आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सको, ताकि एक एग्ज़ाम के बाद जैसे कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा तो आप उसका फॉर्म ज़रूर भरोगे, तो आप वहाँ पे कट ऑफ को बहुत अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो, कंटेंट को देखो जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, और फिर मुझे फिर से बताना कि सर हाँ वाकई में वैसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा ही अंश और हर का क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 5% घटा दिया जाता है, भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 5%, the value of fraction becomes 5/2. Find the original fraction. अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d मानता हूँ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाय हर, तो न्यूमरेटर अंश को 20% बढ़ा दिया यानी वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 5% कम कर दिया यानी वो केवल 95%, 95% हो जाएगा। इस तरीके से भिन्न क्या बन जाता है, 5/2 बन जाता है। मुझे मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो n/d किसके बराबर होगा भाई, भाई प्रतिशत से मेरा प्रतिशत कट गया, 5 से काटूंगा 120 को, 24 पर गया, 5 से काटता हूँ 95 को, कितने पर गया, 19 पर गया।
कितने पर, 19 पर। अब ये जो 19 है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n बाय डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 गुणा में 5 डिवाइडेड बाय 24 गुणा में 2 हो जाएगा। 19 पंजे कितना होता है, 95, 24 गुणा में 2 कितना, 48। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन सी 95/48, ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, सौरभ चौधरी बिल्कुल सही। अजीत आपका आंसर ठीक है। नीरज बेटा डी आंसर नहीं होगा, आपने उल्टा लिख दिया। 95 ऊपर आएगा और 48 नीचे बनेगा। सूरज बिल्कुल सही आंसर। सूरज बेटा जी 95/48 ना कि 48/95। कैलकुलेशन को ध्यान से देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई भी बदलाव ना हो। यहाँ से आपका बचत और खर्च के बेस पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बचत मतलब खर्च, कीमत और व्यय, प्राइस और कंजम्पशन। कंजम्पशन हिंदी में क्या कहेंगे, कीमत और खपत। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय, खर्च जो है वो हमारा सेम रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना हो। अगर हमें एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को सेम रखना है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि खपत जो होगी वो कीमत के व्यतक्रमानुपाती, प्रतिलोम या फिर उल्टा होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कीमत जितनी बढ़ेगी हमें अपनी खपत को उतना ही कम करना पड़ेगा, लेकिन कीमत जितनी कम होगी खपत हम उतनी ही बढ़ा सकते हैं, अगर मुझे अपना खर्च उतना ही रखना है, पहले जितना ही रखना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर बाजार में मान लीजिए सब्जी लेने गए, आप टमाटर लेने गए, भाई टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहे थे, मान लेते 60 रुपये किलो, आपके माता जी ने आपको 60 रुपये ही दिए कि भाई जाकर टमाटर ले आओ। लेकिन जैसे ही आप बाजार में पहुंचे, आपको ये पता लगा कि भाई अब टमाटर जो है वो 30 रुपये किलो मिल रहे हैं, 60 की बजाय अब वो कितने मिल रहे हैं, 30 रुपये किलो ही मिल रहे हैं, यानी आधे दाम पर मिल रहे हैं, हाफ रेट पर मिल रहे हैं। तो अब उन्हीं 60 रुपये में आप पहले से ज़्यादा टमाटर खरीद सकते हो। वही 60 रुपये में जहां आप पहले 1 किलो ही खरीद पाते, अब आधी कीमत होने की वजह से आप 2 गुना खरीद पाओगे। ठीक है, तो कीमत जितनी कम होगी खपत आप उतनी ही बढ़ा सकते हो, पैसे आपने उतने 60 रुपये ही खर्च करे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, कीमत जो है वो 20% बढ़ जाती है। भाई 20% का अनुपात क्या होता है, 1/5, 1/5। यानी पहले कीमत अगर 5 रुपये थी तो बाद में कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई, 5 से 6। तो खपत यानी कि कंजम्पशन मुझे 6 से कितनी करनी होगी, 5 करनी होगी, 6 से 5, बाद में 6, तो अब कितनी करनी पड़ेगी, 5। 6 से 5 करी यानी कि 1 यूनिट कम कर दी खपत, इसके मुकाबले, 6 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी, 16 सही, 2/3%। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपको केवल इतनी कैलकुलेशन ही करनी है, केवल इतनी कैलकुलेशन। यहाँ जो मैंने आपको बात समझाई वो ये थी कि जिस भी वस्तु की कीमत जितनी कम होगी खपत आप उतनी ही बढ़ा सकते।
खपत कीमत जितनी बढ़ जाएगी खपत आपको उतनी ही कम करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि खर्च व्यय में कोई भी बदलाव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे, खाद्य पदार्थों की कीमतों में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई भी प्रभाव ना हो। फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन so as not to increase his expenditure। भाई कीमत और दूसरी जगह खपत, दूसरी जगह खपत, कीमत जो है वो 10% बढ़ा दी है। 10% का अनुपात क्या होता है, 1/10 होता है। भाई कीमत अगर पहले 10 रुपये थी तो बढ़कर कितनी हो गई, वो 11 रुपये हो गई। 11 रुपये प्रति किलो कह लो या 11 रुपये की कोई एक वस्तु कह लो। 10 से कितनी हो गई, 11, तो खपत को 11 से कितना करना पड़ेगा, 10 यूनिट करना पड़ेगा, 10 यूनिट। तो कितनी खपत कम करनी पड़ी, 1 यूनिट। इसके मुकाबले 11 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, और 1/11 की प्रतिशत वैल्यू, 1/11 की प्रतिशत वैल्यू 9 सही 1/11%, 9:1/11% हमारा आंसर बनेगा। नंदू जी बिल्कुल सही आंसर है। इकरा खां बेटा आपका आंसर भी ठीक है। विकास उदगेरकर आपका भी आंसर ठीक है। धामी जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। नीरज यादव, मोहम्मद अल्तमश बिल्कुल सही, रविंद्र बारो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। देखो जरा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। उसकी आय में, इनकम में 20% की वृद्धि, उसके व्यय में 10% की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ से हमारा कौन सा टाइप शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारा टाइप शुरू हो जाता है आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बेस पर हमारे क्वेश्चन है अब यहाँ से शुरू हो जाता है। आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट बताना भाई, एक कंसेप्ट बताओ भाई। अगर मैं 70 का 3% निकालता हूँ, 70 का 3%, 70 का, ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, साथ ही कितना हो जाएगा 21, 21/10 यानी कितना हो गया, ये हमारा 2.1 हो गया, 2.1, यानी हमारी पॉइंट में वैल्यू बन रही है, दशमलव में वैल्यू बन रही है। वहीं पर अगर मैं 100 का 3% निकालता हूँ तो भाई एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी बनेगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बना, कोई डेसिमल हमारा नहीं बना। अब आप ये बताओ, 2+3+4 को सोल्व करना आसान है या फिर 2.2 प्लस में 3.3 प्लस में 4.4 को सोल्व करना आसान है। भाई सोल्व तो आप दोनों ही कर लोगे, दोनों ही सोल्व कर लोगे, लेकिन पॉइंट वाली कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरी बात, गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जबकि 2+3+4 आप बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन को इस तरीके से रखो, अपनी वैल्यूज को, संख्याओं को 100 के मल्टीपल में रखो, 2 जीरो रखो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। दोबारा समझना इस बात को, जो वैल्यू आप क्वेश्चन में रखोगे उसको 100 के मल्टीपल में रखो, ताकि उसकी प्रतिशत वैल्यू निकालने पर आपको कैलकुलेशन आसान रहे। अब ये कंसेप्ट मैंने क्यों कराया, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन, आय यानी कि इनकम, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, और बचत यानी कि सेविंग्स हो गई आपकी।
अब क्वेश्चन में क्या कहा, व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो वो 75 रुपये 75 रुपीज़ खर्च कर देता है। बचत कितनी हो गई उसकी 25 रुपये उसकी बचत हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये 100, 75 और 25 को इस तरीके से सोल्व करता हूँ कि मुझे 100 के मल्टीपल मिल जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं तीनों का अनुपात लेता हूँ। 25 से कम 25, 25 गुणा 3 कितना 75, 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100। 4 को 400 लिख लिया, 3 को 300 लिख लिया, 1 को मैंने यहाँ पर 100 लिख लिया। अब मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी और आंसर भी मेरा सेम ही आएगा। जो आंसर मेरा पहले आता वही आंसर अभी आएगा। 100 के मल्टीपल होने की वजह से मेरी कैलकुलेशन पहले से आसान भी रहेगी। क्वेश्चन में क्या कहा, इनकम जो है उसकी 20% बढ़ जाती है। 400 का 20% अगर मैं निकालूंगा 20% तो कितना हो जाएगा 80। इनकम कितनी हो गई उसकी 480 रुपये हो गई। आगे क्या कहा, उसका खर्च जो है वो 10% बढ़ गया। भाई 300 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 30 रुपये। तो अब खर्च कितना हो गया 330 रुपये हो गया। इनकम 480, खर्च 330, यानी बचत कितनी 150 रुपये उसकी बचत होगी। 480 में से 330 माइनस करें कितना हो जाएगा 150। पहले उसकी बचत कितनी थी 100 रुपये, अब कितनी हो गई 150, यानी बचत में 50% की वृद्धि है, 50% का इंक्रीज है। अब यहाँ पर अगर मैं 300 नहीं लेता, 75 को ही लेता, 75 को ही लेता, पहले खर्च कितना था 75, उसका 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। भाई 1 0 से 1 0, 75/10 कितना हो जाएगा 7.5। पहले खर्च था 75, उसमें 7.5 रुपये बढ़ गया है, यानी कितना हो गया 82.5, 82.5 पॉइंट में बन गई हमारी कैलकुलेशन। अगर मैं 75 लेता तो मेरी पॉइंट में कैलकुलेशन बनती, जबकि अनुपात लेकर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मेरी कैलकुलेशन आसान रही। इस वजह से आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करोगे, 100 का मल्टीपल लेकर क्वेश्चन को सोल्व करोगे ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। मिथिलेश बेटा जी अपना क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका। सर मैंने तो पॉइंट से ही किया, चलो कोई बात नहीं भाई, पॉइंट से कर लिया, कर सकते हो। ठीक है सर, इतना हाई लेवल क्यों कर रहे हैं यमन बेटा जी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बचत के ऊपर, आय के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, और कितनी ही देर लगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा तो लेवल हम इस तरीके का लेकर चलेंगे कि थोड़ा बहुत भी अगर लेवल बढ़ता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी इनकम में 15% की वृद्धि, उसके खर्च में 8% की वृद्धि, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगी। A person spends 60% of his income increases by 15%, his expenditure increases by 8%, find the percentage increase in his savings। भाई या तो इनकम की बात हो रही है, या एक्सपेंडिचर मतलब खर्च की बात हो रही है, या फिर सेविंग्स की बात हो रही है। व्यक्ति ने क्या कहा, वह 60% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो वो 60 रुपये खर्च कर देता है, बचे कितने 40 रुपये। 40 रुपये उसके जो है बच जाते हैं। फिर से तीनों का अनुपात ले लेता हूँ भाई। 20 से काटता हूँ 2 पर गया, 20 से काटा 3 पर गया, और 20 से काटता हूँ 5 पर गया। 5 को 500 लिख लेता हूँ, 3 को 300 लिख लेता हूँ, और 2 को कितना लिख लेता हूँ 200।
अब हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। क्वेश्चन में आगे कहा है कि व्यक्ति की इनकम जो है वो 15% बढ़ गई। 500 का 15%, 15% कितना होगा? 75 रुपये होगा। यानी उसकी इनकम अब कितनी हो गई? 575 रुपये, 575 हो गई। उसका खर्च 8% बढ़ जाता है। 300 का 8%, 8%, 8×3 = 24 रुपये। यानी उसका खर्च कितना हो गया? 324 रुपये, 324 हो गया। इनकम 575, खर्च कितना? 324, तो बचत कितनी हो गई? 5 में से 4 गया, 1 हो गया। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 5, 5 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 2। 200 से उसकी बचत कितनी हो रही है अब? 251। पहले बचत 200 रुपये थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 251 रुपये, 251 रुपीज़ हो गई। इसका मतलब 51 रुपये उसकी बचत बढ़ गई है। किसके मुकाबले? 200 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भाई 20 से 51 का आधा कितना हो जाएगा? 25.5%। यानी जो उसकी बचत है वो पहले के मुकाबले 25.5% बढ़ जाती। ठीक है। ठीक है भाई। ईडी और नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम अलग अलग होगा मेरे भाई। सूरज गौतम बिल्कुल सही आंसर है बेटा जी आपका। उमेश आपका भी आंसर ठीक है। अनमोल आपका भी आंसर ठीक है। उमेश यादव भी आंसर नहीं होगा मेरे भाई, भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है। सुमन आपका भी आंसर ठीक है। नंदी आपका भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बेटे को दिया। शेष का 30%, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दिया। शेष का 10% एक ट्रस्ट में दे देता है, तो उसके पास 10,800 रुपये बचते हैं। उसकी आय बताइए क्या होगी? अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन, 30% of the remaining to his younger son, 10% of the balance मतलब remaining he donated in the trust, he is left with 10,080, his income was। उसकी इनकम बताओ क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बेटे को देता है, 30% छोटे बेटे को देता है, 10% ट्रस्ट में दान कर देता है, और उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं। उसकी इनकम बताइए क्या होगी? बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में शेष की कंडीशन, रिमेनिंग की कंडीशन नहीं दी हुई है। रिमेनिंग की कंडीशन यहां पर नहीं दी है। क्या कहा है भाई? उसकी इनकम थी, उसी का 20% जो है अपने बड़े बेटे को दे दिया, उसी इनकम का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, उसी इनकम का 10% जो है उसने दान कर दिया। यानी कुल मिलाकर उसने अपनी इनकम का 60% खर्च कर दिया। 60% वो दे चुका है। तो बचा कितना भाई उसके पास? बचा कितना? केवल 40% बचा। और बचा कितना उसके पास वैल्यू में? 10,080 रुपये। कितना दिया है? 10,080। तो हमें पूरी इनकम यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 10,080 डिवाइडेड बाय 40, गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। सोल्व करते हैं भाई। 10 से 10 कट गया। ठीक है। 10 से 10 डिवाइड ही कर लेते हैं सीधा। 4 से 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 20 बच गया, 5 पर गया, 4 दूनी 8, 0 0, 25,200। ऑप्शन डी हमारा आंसर बने। तो इस क्वेश्चन में शेष की कंडीशन, रिमेनिंग की कंडीशन यहाँ पर नहीं दी हुई थी। ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तीनों को सीधा सीधा ऐड कर दिया। 20%, 30% और 10% तीनों को मैंने सीधा सीधा ऐड कर दिया। अगर रिमेनिंग की कंडीशन दी होती है, शेष की कंडीशन दी होती है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर हम रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा सीधा 20%, 30% और 10% को ऐड नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऐड नहीं होगा। यहाँ पर शेष की कंडीशन हमें लेकर फ्रैक्शन मेथड से या रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, व्यक्ति ने 20% का अनुपात 1/5 यानी 5 में से 1 रुपये अपने बड़े बेटे को दे दिए, उसके पास बचे कितने, 4 रुपये। फिर 30% का अनुपात क्या होता है, 3/10 होता है, यानी 10 में से उसने 3 रुपये अपने छोटे बेटे को दे दिए, बचे कितने, 7 रुपये। फिर 10% का अनुपात क्या होता है, 1/10, यानी 10 में से 1 रुपये उसने जो है दान कर दिए, बचे कितने उसके पास, 9 रुपये, 9 रुपये। इसका मतलब अगर शुरुआत में उसके पास 5 गुणा में 10 गुणा में 10 यानी कि 500 रुपये थे, तो अंत में आखिर में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 9 चौके 36, 36 को 7 से करते हैं, 7 छिके कितना हो जाएगा, 42, 4 हासिल, 21 और 4 कितना, 25, 252 रुपये बचते हैं। शुरुआत में अगर उसकी इनकम 500 है, तो अंत में उसके पास 252, पर 252 नहीं, हमें कितना दिया हुआ है, 10,080 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40। 252 को 4 से गुणा करेंगे, 1008 बने। तो इस तरीके से 500 को भी 40 से गुणा कर देते हैं, उस व्यक्ति की इनकम आय कितनी निकल कर आएगी, 20,000, 20,000 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है सर, पहले वाला कंसेप्ट आसान था जयंत। बेटा वो कंसेप्ट आसान नहीं था, वो कंसेप्ट नहीं था, वो क्वेश्चन ही अलग था। वही चीज तो आपको बताई मैंने दोनों में। इस क्वेश्चन में शेष की कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 11 में शेष की कंडीशन नहीं दी हुई। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। ऐसे ही तो आप क्वेश्चन की पहचान कर पाओगे ना कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ रिमेनिंग की कंडीशन, शेष की कंडीशन नहीं दी हुई, तो हमने सीधा सीधा 20%, 30%, 10% को ऐड कर दिया। लेकिन जब शेष की कंडीशन, रिमेनिंग की कंडीशन बीच में दी है, तो हमें फ्रैक्शन मेथड से, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे 25% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% बढ़ा दी गई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? A man's working hours per day increased by 25% and his hourly wages increased by 20%. By what percent did his daily income increase? भाई यहाँ से हमारा कैलकुलेशन बेस अगला टाइप शुरू। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को अब हर रोज 25% ज्यादा घंटे काम करना है। 25% घंटे जो है वो उसके बढ़ा दिए। 25% का अनुपात क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है। यानी अगर वो पहले 4 घंटे काम कर रहा था, तो अब उसको 1 घंटा बढ़ाकर कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 5 घंटे काम करना पड़ेगा। अब व्यक्ति ने ये कहा कि भाई अगर मेरे को दिन में ज्यादा काम करना है तो पैसे भी ज्यादा चाहिए। कंपनी ने कहा तुम्हारी मजदूरी जो है, मतलब तुम्हारी जो सैलरी है एक दिन की, वो 20% बढ़ा दी जाती है। 20% का अनुपात क्या होता है भाई, 1/5,
यानी पहले अगर तुम्हें 5 रुपये प्रति घंटा मिलते थे, 5 रुपीज़ पर आवर मिलते थे, तो अब तुम्हें 1 रुपये बढ़ाकर 6 रुपये प्रति घंटा, 6 रुपीज़ पर आवर मिलेंगे। ठीक है। अब पहले वो कितने रुपए कमाता था? 1 घंटे के 5 रुपये और 4 घंटे काम करता था, यानी उसे कुल मिलाकर एक दिन में 20 रुपये मिलते थे। बाद में उसे 1 घंटे के 6 रुपये मिल रहे हैं और वो 5 घंटे काम कर रहा है, यानी अब उसको कुल मिलाकर 30 रुपये मिलेंगे। 20 से कितने रुपए हो गए? 30 रुपये हो गए, यानी अब उसको हर रोज 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसके मुकाबले पहले वाले 20 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते। सोल्व करते हैं भाई इसको। 20 से गया 1, तो कितने पर जाएगा? 5 पर। 10 गुणा 5 यानी कि 50। अब वो हर रोज 50% ज़्यादा रुपए कमाएगा, 50% ज़्यादा कमाएगा। ठीक है सर, ये तो बता दो अग्निवीर में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बेटा जी, आपका ख्याल बेटा जी सिर्फ एनसीसी के सर्टिफिकेट यूज़ होते हैं, उससे अलग कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है। 50% रविंद्र यादव ठीक है, नंदू जी ठीक है, रोशन ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। एक गुड़िया का मैसेज आया है कि WMP के बारे में कोई जानकारी अच्छे से नहीं मिली है। मैं इसके बारे में धर्मेंद्र सर को बोल दूंगा ताकि वो इसके ऊपर कोई वीडियो लेकर आ जाए। ठीक है, इसके बारे में मैं धर्मेंद्र सर को बोल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? If the length of a rectangle is decreased by 15% and breadth is increased by 10%, find the percentage change in the area. क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए कितना होगा? भाई आयत का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, एरिया हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ होता है। अब लंबाई को 15% कम कर दिया, 15% का अनुपात क्या होता है भाई? 3/20 होता है। यानी पहले लंबाई अगर 20 थी, मान लेते 20 सेंटीमीटर थी, तो उसमें 3 यूनिट कम करके अब लंबाई कितनी हो गई? 17 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब अगर उसकी चौड़ाई पहले 10 सेंटीमीटर थी, तो 1 यूनिट बढ़ाकर अब कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर हो गई। 11 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 200। बाद में क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 17 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 187, 187। 200 से कितना हो गया? 187 हो गया। ये तो 13 यूनिट क्षेत्रफल कम हुआ। इसके मुकाबले पहले वाले क्षेत्रफल 200 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कट गया, 13/2 कितना? 6.5। यानी जो उसका क्षेत्रफल है उसमें 6.5% की कमी हो जाती है। 6.5% डिक्रीज हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में जितने भी हमने यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन करे हैं, अगर आपको सारों की प्रतिशत वैल्यू पता है, मतलब जैसे आपको ये पता है 1/2 किसके बराबर होगा? 50% के बराबर। 1/3 किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3% के बराबर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेंगे। तो ये जो प्रतिशत वैल्यू आपको शुरुआत की क्लास में बताई थी, वो आपको अच्छे से पता होने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यहाँ से आपका लास्ट टाइप इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो है शुरू हो जाते। ठीक है, देखो, दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े,
एक को 60% वोट मिले और वो 1600 वोटों से जीत गया। डाले गए मतों की संख्या बताइए क्या होगी। टू कैंडिडेट्स contested in an election. One candidate got 60% of the votes and won by 1600 votes. Find the number of votes polled. कुल मिलाकर वोट कितने डले ये मुझे यहाँ पर बताना है। भाई आपके गांव में इलेक्शन थे, ठीक है, दो उम्मीदवार खड़े हो गए। मैं वोट मान लेता हूँ 100%, 100% मैंने वोट मान लिए। दो उम्मीदवार अगर खड़े हैं तो एक उम्मीदवार जीत जाएगा और दूसरा उम्मीदवार हारेगा। यही तो हमारा रिजल्ट बनेगा, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। अब जीतने वाले को 60% वोट मिले, 100 में से 60 अगर जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40% वोट मिले होंगे, 40%। यानी जीतने वाला हारने वाले से 20% वोट आगे गया। यानी जीतने वाला हारने वाले से 20% वोटों से जीत जाता है, 20% वोट से जीतता है। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह 1600 वोटों से जीतता है। यानी 20% किसको बता रहा है, 1600 को। हमें टोटल वोट यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 20 गुणा में कितना होगा, 100 हो जाएगा, गुणा में 100। भाई 10 से 10, 2 से गया 160 कितने पर, 80 पर। 80 को 100 से गुणा करेंगे, टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 8000। गांव में कुल मिलाकर 8000 वोट, ठीक है। 8000 होगा भाई। शुभम धन्यवाद बेटा जी। प्रिंस स्वामी ठीक है। ठाकुर सुनील सी आंसर होगा। सत्यम, नितेश, श्रीकांत, नितेश कुमार, रवि गुप्ता, विकास, बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों में से एक ने 40% वोट हासिल किए और वह दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ क्या होगी। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। वन कैंडिडेट स्कोर्ड 40% ऑफ द वोट्स एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। फिर से मैं वही मानता हूं कि गांव में 100%, 100% वोट थे। अब 2 उम्मीदवार अगर खड़े हैं तो एक जो कि इलेक्शन जीत जाएगा और दूसरा जो कि इलेक्शन हार जाएगा। अब हारने वाले को 40% वोट मिले, 40%। तो जीतने वाले को 100 में से 40 अगर हारने वाले को मिले तो जीतने वाले को बाकी बचे हुए 60% वोट मिले होंगे। यानी जीतने वाला हारने वाले से 20% वोटों से जीत जाता है, 20% वोट से जीत जाता है। या हारने वाला जीतने वाले से 20% वोट से हार जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह 298 वोटों से हारता है। यानी 20% किसको बता रहा है, 298 को। हमें टोटल वोट यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा, 298 डिवाइडेड बाय 20 गुणा में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100। 10 से 10 कट गई, 2 से गया 1, 298 कितने पर जाएगा, 149। 149 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 1490। 1490 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। कुल मतों में से 2% अवैध घोषित हो गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताइए क्या होगी। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट got 55% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid.
इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 1,04,000, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स होल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट। भाई इलेक्शन में एक गांव में 1,04,000 वोट है, 1,04,000। अब भाई ये 1,04,000 लोग जो है वोट डालने चले गए, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि भाई किसी ने मशीन में गलत बटन दबा दिया या कोई भी कारण लगाओ उसका वोट जो है वो काउंट ही नहीं हुआ, अवैध घोषित कर दिया। अवैध का मतलब कि आपने वोट डालने तो आप आए हो, लेकिन आपने गलत बटन दबाया या कोई और कारण है, अब आपका वोट जो है वो अमान्य घोषित हो गया, अवैध घोषित हो गया, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 2% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, यानी बाकी बचे हुए 98% वोट जो है वो हमारे वैलिड वोट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वैध मत हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का, वैध मतों का 55% मिला है। वैध मत कितने हैं भाई, 1,04,000 का 98%, उसका 55% मिला है, तो इनका 55% निकाल देता हूं। कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू बनेगी वही मेरा आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर। क्या कहा क्वेश्चन में, भाई गांव में आप ये सोचो कि आपके गांव में 1,04,000 वोट थे। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है गांव में वो थोड़े खुराफाती से होते हैं, उनको करना कुछ और होता है लेकिन वो करके कुछ और ही आते हैं। मतलब कहने को ये है कि उन्होंने काम खराब ही करवाना है, वो अगर व्यक्ति आ गया तो काम खराब ही होगा, ठीक नहीं होगा। तो ऐसी व्यक्ति जो है वोट डालने चला गया, मशीन में जो है इधर उधर बटन दबा दिए और उसका वोट जो है अमान्य घोषित हो गया। ऐसे 2% वोट अमान्य घोषित हुए, तो वैध कितने रह जाएंगे, 98% रह जाएंगे। अब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, तो ये जो टोटल वैध मत है इनका 55% निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो और कट गई, ठीक है। 104 गुणा में 98 गुणा में 55 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। 5 से काटता हूँ भाई 11 पर गया, 5 से काटता हूँ 2 पर गया, 2 से गया 1, 104 कितने पर जाएगा, 52 पर, 52 पर। 52 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना। भाई 52 को 98 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 दूनी कितना 16, 1 हासिल, 5 8 पंजे 40, 2 दूनी 18, 58 और 1 59, 5 हासिल, 9 पंजे 45 और 5 कितना 45 और 5 50, 5096। इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 5096 फिर से जोड़ देते हैं, 6 9 और 6 15 हासिल 1, 10 और 1 कितना 6 और 5, 56056, 56056, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। 56,056 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर मैथ्स को छोड़कर और विषय की पढ़ाई आज होगा? बेटा वो तो मुझे ध्यान नहीं भाई किस किस की क्लासेस हो रही है, मैं तो अपनी बता सकता हूँ कि भाई मेरी क्लास है या नहीं, ठीक है। आप एप्लीकेशन पर चेक करो, जिस जिसकी क्लास शेड्यूल है वो सारी क्लासेस होंगी आज आपकी, ठीक है। या फिर अगर किसी सर ने कोई क्लास ऑफ करी है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताया होगा क्लास में। आपकी क्लास परसेंटेज की यहीं तक है, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टाइप बनते थे जो कि परसेंटेज चैप्टर में करने लायक है और आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सारे मैंने आपको करा दिए। कल आपका टॉपिक शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, और संडे को सुबह 8 बजे एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम HCF एलसीएम, लघुत्तम समानुपात और महत्तम समापवर्तक का चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे। लेकिन वो क्लास होगी आपकी यूट्यूब पर, जिस चैनल पर आपने डेमो क्लास लगाई थी
वहीं पर आपकी क्लास होगी। ठीक है, कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।